अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एक बहुत ही बिजी किस्म का वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस वीकेंड के बड़े दूररस असरात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर रूनुमा हो सकते हैं अगर इसको ठीक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर क़यादत है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो ठीक तरह से इसको अमली जामा पहनाने में कामयाब हो गई। क्या क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं आज? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी लाहौर के अंदर अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करेगी। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब कराची पहुंचेंगे, उनके लिए इंतजामात शुरू हो चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों के दौरान कुछ खबरें ये हैं कि हुकूमत से कुछ नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है और उनके ऊपर माशी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है और इसके लिए कोई डेडलाइन भी उनको दे दी गई है। तो ये तमाम खबरें कौन लोग दे रहे हैं और इसका क्या मकसद नज़र आता है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ये भी ज़िक्र करेंगे कि जनरेशन ज़ी का बड़ा रौला है और बड़ा इसका खौफ भी है। तो इसके लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद में दरख्त काटे गए हैं बड़ी तादाद में, जिसके बाद काफ़ी शोर मचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये सब क्या कुछ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, जो कि पहुंची रात गए जनाब ज़मान पार्क, क्योंकि पहले तो इन्हें पहुंचना था तकरीबन 6 बजे के करीब लाहौर में, जहां पर दाता दरबार पर इन्हें हाज़िरी देनी थी और उसके बाद इन्होंने ज़मान पार्क आना था। लेकिन जो कुछ इनके साथ रास्ते में होता रहा और जिस जिस तरीके से इन्हें जुल्म का निशाना बनाया गया, वो तमाम चीज़ें कुछ मैंने पिछले व्लॉग में बताई हैं और कुछ उसकी मज़ीद तफसीलात ये हैं कि आते आते 2-3 रहनुमा भी इनके गिरफ्तार हो गए। अमजद खान न्याजी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से जो राजा नासिर अब्बास साहब के नायब सदर हैं इधर पंजाब में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ इनके कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए और इसी तरह से जो इन्होंने रेड्स किए, घरों पर छापे मारे, जो कुछ भी, तो वो फस्तायत जारी रही। हत्ता कि गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए बड़े बेरहमाना तरीके से। तो ये सब कुछ हुआ इनके साथ और इसके बावजूद इनका सफ़र जारी रहा और अल्टीमेटली ये लोग पहुंच गए लाहौर। लेकिन लाहौर पहुंचने से पहले ही इन्हें खबर मिल चुकी थी कि दाता दरबार को भी सील कर दिया गया है, तो वहां पर भी इनकी हाजिरी जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। तो जिसके बाद इन्होंने ये तय किया कि अब दरबार जाने के बजाय सीधा ज़मान पार्क जाते हैं। वहां पर भी इनके लिए रुकावटों का इंतज़ाम था और बड़ी मुश्किल से ये लोग ज़मान पार्क के गेट तक पहुंचने में कामयाब हुए। वहां पर फिर इन्होंने एज़ पर जो एक रिवाइज्ड प्लान था उसके तहत एक मीडिया टॉक की। महमूद खान अचकज़ई साहब ने यहाँ पर एक नया लाहेमल दे दिया है और पूरी कौम को ये बताया है कि उनके दौरे का यहाँ मकसद आने का यही है कि लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि 8 फरवरी को आपने निकलना है और इस 8 फरवरी को आपने भरपूर अंदाज से निकलना है। इस तरह निकलना है कि आपने खुद सिर्फ निकलना है, लेकिन पहिया जाम हड़ताल करनी है। आपने किसी ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं करना, बिल्कुल आपने मुल्क को जाम करना है, सड़कों पे सन्नाटा होना चाहिए, शटर डाउन होना चाहिए। सिर्फ आप खुद बाहर निकल कर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, लेकिन बाहर किसी जिसको कहा जाता है ना कि कारोबार मुमलिकत, वो आपने नहीं चलने देना। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर इमरान खान की रिहाई भी दूर नहीं होगी और ये होगा 8 फरवरी को। ये महमूद खान अचकज़ई साहब का प्लान था और उन्होंने इसमें सबको इसमें कॉल दी है कि सब यहाँ पर पहुँचें और बिल्कुल इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मनाज़िर थे वो काफ़ी जज़्बाती किस्म के मनाज़िर थे, क्योंकि बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पर पहुँच गए। जब ज़मान पार्क में रौनक लगती है तो सबकी यकीनन वो यादें ज़िंदा हो जाती हैं जो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने वक्त गुजारा था। तो हर कोई जो है वो एक ख़ास किस्म के फ्रेम ऑफ माइंड में चला जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ से फिर इन लोगों ने आगे मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करनी थी मॉडल टाउन वगैरह में, तो ये फिर वहाँ मूव कर गए और अब इनकी जो दिन भर की एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी, जिसमें इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करना है महमूद खान अचकज़ई साहब ने। और इसके अलावा भी इनकी कुछ एक्टिविटीज़ प्लान हैं, इधर उधर ये लोग जाएंगे और बज़ाहिर इन्हें हर जगह पे कुछ ना कुछ रुकावटों का सामना तो करना पड़ेगा, फ्री हैंड तो नहीं मिलेगा पंजाब हुकूमत की तरफ से। ये तो इन्हें अंदाज़ा हो गया है पूरा दिन जो इन्होंने गुजारा है जीटी रोड पर। लेकिन दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब जो है एक अहम दौरे पर पहुंच रहे हैं सिंध। यहाँ पर इन्हें जिस तरह से पहले ही कहा गया था कि हम आपको प्रोटोकॉल भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, वेलकम भी करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आज काफ़ी बेहतर इंतजामात भी किए जा रहे हैं।
اگرچہ کچھ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی خبریں بہت زیادہ میڈیا پر چل رہی ہیں، اور اب تو ویسے ان پہ کیا ہی بات کریں، مطلب ہے کہ اگر ایسے حالات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یونائٹڈ نہیں ہو سکتے اور ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ گروپنگ میں مصروف رہتے ہیں، تو پھر پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو ان کو یونائٹ کرے گی. مجھے تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ انتظامات وغیرہ تو کیے جا رہے ہیں. شاہد خٹک صاحب پہلے ہی پہنچ چکے ہیں خیبر پختونخوا سے یہاں پر، اور دوسری طرف شوکت بسرا صاحب بھی پنجاب سے پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کے آنے سے پہلے یہاں پر جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز کو پلان کرنا، نگرانی کرنی اور چیزوں کو طے کرنے کے لیے میٹنگز کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں. تو یہاں پر جو سب سے اچھی خبر ان کو پہنچ کے ملی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے. تو شاہد خٹک جو ہے وہ رات گئے، مزار قائد پہنچے، اور وہاں پر وہ انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ کون سی جگہ پر جو ہے وہ جلسہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو جیسچر ملا ہے سندھ حکومت کی طرف سے کہ انہوں نے جلسے کی اجازت دے دی ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ یہ کوئی رکاوٹ وغیرہ بھی نہ لگائیں راستے میں، کہ لوگوں کو پہنچنے میں کوئی رکاوٹ لگا دیں. مطلب ویسے تو اجازت دے دی ہے لیکن پہنچنے ہی نہ دیا جائے تو پھر لوگ کیا کریں گے. تو اس لحاظ سے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کے لیے آنا کتنا یہاں پہ آسان رہتا ہے. لیکن ادروائز ابھی تک سندھ حکومت کی طرف سے کوئی فضول یا گھٹیا ریمارکس وغیرہ نہیں دیے گئے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی تنگ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، نہ کوئی تانے مارے ہیں، نہ کچھ، بلکہ پازیٹیو جیسچرز دیے ہیں، انہیں ویلکم کیا ہے. تو لیٹس سی کہ یہ دورہ ان کا جو ہے وہ کتنا اسی طرح سے پازیٹیو رہتا ہے. تو یہ ایک اہم دورہ ہوگا جب خیبر پختونخوا کے سی ایم یہاں پہنچیں گے تو ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو اس پہ بھی سب کی نظریں رہیں گی. دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ لاہور میں ایکٹیویٹیز کر رہی ہوگی، تو کافی زیادہ یہ ہیپننگ والا ہفتہ رہے گا. سہیل آفریدی صاحب نے جو کچھ آج ہوا ہے جی ٹی روڈ کے اوپر اور جو اوور آل جس طرح سے ملک چلایا جا رہا ہے اس کے اوپر ایک بڑا اہم ٹویٹ بھی کیا ہے. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے سابقہ فاٹا میں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن FCR ایک ایسا کالا قانون تھا جس کی بنیاد انصاف کے بجائے خوف، وحشت، دہشت اور اجتماعی سزا وغیرہ پر تھی. اس قانون میں کسی بھی شخص کو صفائی کا حق حاصل نہیں تھا، بلکہ ریاستی نمائندہ ہی منصف، گواہ اور جلاد ہوتا تھا، اور اختلاف کو بغاوت سمجھا جاتا تھا. پنجاب اور وفاق کی جعلی حکومت نے جو فسطائیت دکھائی دے رہی ہے وہ اسی کالے قانون کی جدید شکل محسوس ہوتی ہے. سیاسی اختلاف کو جرم بنانا، ریاستی طاقت کے ذریعے خاموشی مسلط کرنا، گرفتاریوں، تشدد اور اظہار رائے اور جلد سے جلوس پر قدغنیں لگانا، یہ سب وہ اوزار ہیں جو کبھی FCR کے تحت استعمال ہوتے تھے. یہ سب آج پورے پاکستان پر لاگو ہو چکے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مقصد ملک اور شہریوں کا تحفظ نہیں بلکہ اقتدار کا تحفظ بن چکا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے نظام وقتی طور پر خاموشی تو پیدا کر سکتے ہیں مگر اس کے بعد کا شور کافی زوردار ہوتا ہے. تو یہ سہیل آفریدی صاحب کا بڑا اہم ٹویٹ، اور انہوں نے اس ٹویٹ کے ذریعے اجاگر کیا ہے کہ کس طرح سے پنجاب میں، اور خاص طور پر تو پنجاب میں اور اوور آل ملک میں ایک فسطائیت کا راج ہے. تو یہ جہاں تمام چیزیں ہو رہی ہیں، بہرحال سب کی نظریں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر رہیں گی. تھرسڈے کو کسی کی ملاقات دوبارہ سے عمران خان صاحب سے نہیں ہو سکی، اور ان کی جو قید تنہائی ہے وہ اپنی جگہ جاری و ساری ہے. تو ان تمام چیزوں میں جو مذاکرات کی باتیں تھی، میرا خیال ہے اس کا تو اب اچھی طرح سے پول کھل چکا ہے، کیونکہ اگر واقعی حکومت سنجیدہ ہوتی، مذاکرات میں مخلص ہوتی، تو دو چار چیزیں تو بہت آسانی سے کی جا سکتی تھی. مثلاً اپوزیشن کے جو لیڈر بنائے گئے تھے محمود خان اچکزئی صاحب یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کے نوٹیفیکیشن کیے جا سکتے تھے جو کہ نہیں کیے گئے اور ہیلے بہانے بنائے گئے. اس سلسلے میں اسد کیسر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آج جا کے ان سے ملاقات کی کوشش کرنی تھی ایاز صادق صاحب سے، لیکن وہ یہاں سے تشریف لے گئے. تو ایک بدنیتی نظر آتی ہے کہ جان بوجھ کر اس نوٹیفیکیشن کو لٹکایا گیا. اسی طریقے سے آج جو کچھ فسطائیت برپا کی گئی اس کو نہیں کر کے بھی ایک میسج دیا جا سکتا تھا کہ بھائی ہم تو ایک پولیٹیکل سپیس فراہم کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. وہ لوگ کوئی کانفرنس بھی ایون کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وہ کانفرنس بھی منعقد نہیں کرنے دی جاتی. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو پھر آپ نے ریڈز کیے ہیں، چھاپے مارے ہیں، گرفتاریاں کی ہیں، تو وہ تمام چیزیں یہی ثابت کرتی ہیں کہ یہ کہیں سے بھی مخلص نہیں ہیں کسی بھی قسم کے مذاکرات میں. ورنہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروانا یا یہ نوٹیفیکیشن ہو جانا یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت دے دینا، یہ کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے کوئی حکومت گرنے لگی ہے. لیکن ان لوگوں کا خوف ہے اور بدنیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بالکل بھی عمران خان صاحب کو کوئی ایکسیس نہیں دے رہے ہیں ان کی پارٹی تک، اور نہ ان کے فیملی تک، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ریلیف PTI کو دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اب اچھے سے سب کو غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی مذاکرات بڑے کوئی سنسیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے یا کوئی واقعی اس میں
बड़ी नीयत है इनकी, तो वो तो मेरा ख़्याल है कि बात अब गलतफ़हमी सारी दूर हो चुकी है। लेकिन इससे क्या हुकूमत के लिए आसानियाँ हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत की अपनी परफ़ॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर फिर भी उसके ऊपर एक तलवार तो लटक रही है और उसको वार्निंग्स भी दी जा रही हैं। मोहम्मद मालिक साहब की आज खबर है कि जनाब जो परफ़ॉर्मेंस है मईशत के हवाले से उस पर जो ताकतवर हलके हैं वो खुश नहीं हैं हुकूमत से, और वो ये समझते हैं कि हुकूमत को इतनी जितनी एक स्पेस दी गई है और जितना उनको सपोर्ट किया गया है, तो उसके बाद तो उन्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से कोई सियासी बयानिया बिल्ड हो सकता। तो दोनों चीज़ों में नुकसान ही हुआ है। तो उन्होंने अब एक खबर के मुताबिक 6 महीने की डेडलाइन भी दी है कि जी अगर आप उसमें भी कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं देंगे तो फिर उसके बाद कोई बड़े चेंजेस करने में भी हम शायद पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बातें सिर्फ मोहम्मद मालिक साहब नहीं, ये मोहसिन बेग साहब भी कह रहे हैं। कुछ और लोगों का भी ख्याल है कि हुकूमत के लिए टफ टाइम हो सकता है आने वाले 5-6 महीनों में। अब मुझे ऐसा कुछ फ़ौरी तो दिखाई नहीं देता कि कोई वाक़ई हुकूमत के लिए मुश्किल हो, क्योंकि सीधी-सी बात है एस्टेब्लिशमेंट को भी इस तरह की फटीचर हुकूमत ही सूट करती है, जो हर वक़्त इनके कदमों में गिरी रहे और इनके जूते पॉलिश करे, जो इनके सामने कभी खड़ी ना हो किसी बात के ऊपर। और हुकूमत को भी इसी तरह की एस्टेब्लिशमेंट सूट करती है जो कि पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा ना रखे, जो बिल्कुल एक ब्रूटल तरीके से पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिश करे। तो ये दोनों ही एक दूसरे को सूट करते हैं, तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी दूसरे को किसी भी तरह छोड़ना या उसको कहीं रिप्लेस करना अफोर्ड कर सकता हो। तो इसलिए मुझे तो ऑनेस्टली अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आता, आगे चल के हालात क्या बने कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक तो कोई इस तरह की सूरत हाल दिखाई नहीं देती। अच्छा जी, इसके साथ-साथ जो एक और अहम बात है वो ये है कि जनाब जो इस्लामाबाद का मामला है उसके ऊपर भी मुझे थोड़ी बात करनी है कि इस्लामाबाद में बेदरेग दरख्तों की कटाई की गई है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर सहाफ़ियों ने भी, कुछ सियासतदान भी इस पे बात कर रहे हैं और उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि ये क्या आप कर रहे हैं, एक इतना खूबसूरत और ग्रीन शहर जिसकी मिसालें दिया करते थे पूरे हम पाकिस्तान में, उसको किस तरह से गंजा कर दिया गया बाकायदा। शक्करपड़ियाँ जो है वो पूरा एक जंगल था जिसको बिल्कुल साफ़ कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40,000 दरख्त जो हैं वो काटे गए हैं और इसी तरह से बहुत से और जगहों पर भी दरख्त बेदरेग काटे जा रहे हैं। अब इसके ऊपर जब मीडिया में शोर मचना शुरू हुआ तो जो जवाब दिया जा रहा है सीडीए की तरफ से वो ये है कि जनाब ये वो दरख्त हैं जो पोलन पैदा करते थे, उन दरख्तों को काटा जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि ये सारे कोई पोलन प्रोड्यूस करने वाले दरख्त थे, बल्कि बेसिकली कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा उठाने के लिए, देने के लिए ये दरख्त और ये जंगल जो हैं वो साफ़ किए जा रहे हैं। इनमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि कोई नए ऐसे कनेक्टिंग रास्ते, ब्रिजेज़ और अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहरिया टाउन, डीएचए और 1-2 और सोसाइटीज़ जो हैं, उन तक एक्सेस जो है वो आसान होगी और उनको फ़ायदा होगा। इसी तरह से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो नई सोसाइटीज़ हैं, वो इसी तरह की सोसाइटीज़ हैं जो अल्टीमेटली डीएचए एक्वायर कर लेगा। एजाज़ सैयद साहब तो आज ये तक कह रहे थे कि पूरा मुल्क ही डीएचए बन गया है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो कमिश्नर साहब हैं वो बड़े धड़ल्ले के साथ ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल आपको जो इंतज़ामिया है उसकी खामोशी नज़र आती है। वैसे तो खुद इंतज़ामिया का ज़ाहिर है वो हिस्सा है, लेकिन एक ज़माने में जब कभी पाकिस्तान में अदालतें हुआ करती थीं, जजेस होते थे, तो वो ये दरख्त कटने वगैरह के मामलात पर नोटिस ले लिया करते थे और वो लोगों को तलब कर लेते थे कि भाई किस तरह आप ये दरख्त काट रहे हैं। आपको याद होगा मुनाल जैसा बड़ा रेस्टोरेंट जो है उसको ख़त्म करने के अहकामात दे दिए गए थे कि जनाब आप वो जो ग्रीनरी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसको माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब ये हालात आ गए हैं कि इतनी बड़ी एक ज़मीन जो है उससे आपने दरख्त उड़ा दिए हैं और उसके बावजूद भी कोई नोटिस लेना तो दूर की बात है, कोई किसी से सवाल तक नहीं पूछ सकता। तो ये जो सारी कहानी है इसके ऊपर बेचारे जो इस्लामाबाद के बासी हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारा शहर जो है वो ऑलरेडी पहले की तरह जैसे उसके एक टेम्परेचर में आपको फ़र्क नज़र आता था बाकी मैदानी इलाकों से, वो अब उसमें गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। स्मॉग और फॉग की शिद्दत जो है यहाँ पे भी नज़र आना शुरू हो चुकी है। तो ये चीज़ें पहले उस तरह से इतनी दिखाई नहीं देती थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, जो अब हमें इस दफ़ा नज़र आ रही सीज़न में। और सबसे बढ़कर ये कि जो अभी आपने रिसेंटली फ्लड्स देखे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। और आप अगर इसी तरह दरख्तों के साथ करेंगे तो फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें, फिर नेचर भी आपके साथ कुछ भी कर सकती है। तो जहाँ एक तरफ दुनिया भर में ये रियलाइजेशन है कि क्लाइमेट चेंज की जो चैलेंजेस हैं
جو اس سے آنے والے نقصانات ہیں اس کا ادراک کرتے ہوئے اس کا سدباب کرنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے، وہاں ہماری جو ملک ہے اس میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ہم چیزوں کو بہتر کرنے کے بجائے اور ورس کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے جی ایک معاملہ کافی زیادہ چل رہا ہے، لیکن آج کل وہی بات ہے کہ اگر آپ حکمرانوں کے ساتھ بالکل گڈی گڈی چل رہے ہیں تو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ہوا کے مخالف سمت میں کھڑے ہیں تو پھر آپ کو ایک جھنڈا اٹھانے کے اوپر بھی ڈنڈا پڑ سکتا ہے۔ تو بس اسی قسم کی صورتحال ہے۔ لاسٹلی جی ایک اس بات پہ میں ضرور ذکر کروں گی۔ چلیے اب یوں کرتے ہیں، اس کو اگلے ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔